नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय 4 में भाग 4 तक देखा था। भाग 4 में मैंने आपको संघ नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा और संघ टीनोफोरा के बारे में बताया था। अब मैं भाग 5 के बारे में बताऊंगा, जिसमें आता है संघ प्लेटीहेलमिन्थेस। मैंने आपको 11 संघ के बारे में बताया था। कौन कौन से, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। पोरीफेरा, नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फ्लो चार्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके उस फ्लो चार्ट से ही हो जाते हैं। जो मेनली पूछे जाते हैं वो ये कि इनमें कौन सा सममित पाया जाता है, इनमें कौन से त्रिकोरिक होते हैं, द्विकोरिक होते हैं, या फिर इसमें गुहा पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। ये सारी क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं संघ से रिलेटेड। तो ध्यान रखेंगे, आपको वो फ्लो चार्ट हमेशा याद होना चाहिए, एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए। जैसे मैं अगर संघ प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में बात करता हूँ, तो संघ प्लेटीहेलमिन्थेस की जो मुख्य लक्षण है उस फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सी सममित पाया जाता है और इनमें गुहा कौन सी होती है। ये सारी चीज़ें मैंने बताया था आपको, तो वो आपको तुरंत आना चाहिए जैसे ही मैं संघ प्लेटीहेलमिन्थेस की बात करूँ। तो यहाँ पर भी आपको वही पढ़ना है। संघ प्लेटीहेलमिन्थेस भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर संघ प्लेटीहेलमिन्थेस की मुख्य बातें लिखी हुई हैं और यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, प्लेनेरिया का है ये फिगर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल संघ प्लेटीहेलमिन्थेस का। संघ प्लेटीहेलमिन्थेस का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पर बार बार एक क्वेश्चन प्लेनेरिया से पूछा जाता है, वो अभी मैं बताऊँगा आपको। फिलहाल हमें संघ प्लेटीहेलमिन्थेस के मुख्य लक्षण को देखना है। संघ प्लेटीहेलमिन्थेस का मुख्य लक्षण ये है कि इनके जो प्राणी होते हैं, इस संघ में रखे हुए सभी प्राणी क्या होते हैं, पृष्ठ अधोदिशा यानी डॉर्सी वेंट्रली में चपटे होते हैं। ये चपटे होते हैं फीता की तरीके से, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं, चपटा कृमि। ठीक है, चपटा कृमि, फ्लैट वर्म। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कृमि के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत सारे कृमि होते क्या हैं, अंतःपरजीवी होते हैं, इंडोपैरासाइट। मनुष्य में या अन्य जंतुओं के शरीर के अंदर भीतर रहकर और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और उनसे हमारे शरीर में नुकसान भी होता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पेट में केंचुआ पड़ जाता है, तो केंचुआ नहीं होता, केंचुआ तो अर्थवर्म होता है जो कि ज़मीन में पाया जाता है। केंचुए के तरीके से दिखता है वो, जिसका नाम है टीनिया सोलियम, वो इसी संघ का प्राणी है टीनिया सोलियम, और उसी की वजह से पेट में वो वही आ जाता है किसी भी माध्यम से। उसका जीवन चक्र मैं आपको बताऊंगा बाद में। उसका जीवन चक्र में होता क्या है कि उसके जो अंडे होते हैं किसी भी माध्यम से, जैसे काकरोच के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमारे भोजन में आ जाते हैं, और वो भोजन के साथ जब हमारे शरीर में वो अंडे जाते हैं तो वो अंडों से वे पैदा होते हैं, कौन, टीनिया सोलियम, और एकदम केंचुए की तरीके से दिखते हैं। तो कॉमनली लोग यही सोचते हैं कि वो केंचुआ है, तो केंचुआ नहीं होता, टीनिया सोलियम होता है, जो मनुष्य के शरीर के भीतर परजीवी के रूप में पाया जाता है, इंडोपैरासाइट, अंतःपरजीवी। जब शरीर के अंदर पाया जाता है कोई परजीवी तो उसे हम अंतःपरजीवी यानी इंडोपैरासाइट कहेंगे। जब शरीर के बाहर पाया जाता है, जैसे जुआ होता है ना, सर के ऊपर पाया जाता है, शरीर से बाहर है ना, तो उसे हम बाह्य परजीवी कहते हैं, एक्टोपैरासाइट कहते हैं। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परजीवी क्या होते हैं, तो ऐसे जंतु जो किसी दूसरे के शरीर पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, तो ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं। फिर मैंने बताया परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, अंतः और बाह्य। जब शरीर के अंदर होंगे तो अंतः परजीवी, जैसे इसी संघ का एक एग्जाम्पल मैंने भी आपको बताया, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम इसी संघ का एग्जाम्पल है, जो मनुष्य के शरीर में अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है, टीनिया सोलियम। आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत पहले वायरल हुआ था व्हाट्सएप पर, जिसमें दिखाया जा रहा था कि डॉक्टर ऑपरेशन करके चाउमीन निकाल रहे हैं। उसमें ये कहा गया था कि वो चाउमीन है और चाउमीन नहीं खाना चाहिए, तो वो फेक था। वीडियो तो सही था, असल में आंत में ही पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में। टीनिया सोलियम मनुष्य के आंत में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो जो डॉक्टर सर्जरी करके निकाल रहे थे वो ये था, टीनिया सोलियम था, जो कि चाउमीन की तरीके से दिखता है, वाइट होता है। आप इसे गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। वो वहाँ पर जो बोला गया था वो गलत था, वो चाउमीन नहीं था, वो ये था टीनिया सोलियम।
एक दो की संख्या में नहीं, हज़ारों की संख्या में पाए जा सकते हैं आंत में। जब रास्ता बंद हो जाता है, जो हमारा अपचित भोजन होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, तो समस्या उत्पन्न होती है कि इन्हीं की वजह से, जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे आंत में। तो अब हम इनके कुछ लक्षण को देखेंगे। सबसे पहला लक्षण मैंने आपको बताया कि पृष्ठ अधो दिशा में पाए जाते हैं, मतलब चपटे होते हैं। फिर मैंने आपको चार्ट में ही बताया था कि ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही अक्ष से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। साथ ही इनमें त्रिकोणिक संगठन पाया जाता है और ये आगुहीय प्राणी होते हैं, मतलब इनके शरीर में कोई भी प्रगुहान नहीं पाई जाती। ये सारी चीज़ें तो हमने आपको फ्लो चार्ट में बताया था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। देखिए, सिर्फ अंग स्तर का पाया जाता है, अंग तंत्र स्तर का नहीं पाया जाता। कोई एक अंग पाया जाएगा लेकिन ढेर सारे अंग मिलकर काम नहीं करते हैं, अलग अलग अंग अपना अलग काम करते हैं। इस वजह से इनका जो शारीरिक संगठन है वो अंग स्तर का शारीरिक संगठन है। मतलब जैसे अगर यहाँ पर डाइजेशन पाया जा रहा है तो एक ही, आप देख रहे हैं ये माउथ है, माउथ, फिर ये पूरा क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसी के अंदर सारा डाइजेशन हो रहा है। इनमें ना तो कोई अलग कोई ग्लैंड मिल रहा है, मतलब कोई ग्रंथि नहीं है या कोई और पार्ट नहीं है जो उस पाचन की क्रिया में मदद कर रहा है। ये सिंगल एक ही अंग कहलाते हैं, ये एक अंग एक विशिष्ट कार्य कर रहा है। तो जब ऐसा होता है तब उसे हम कहते हैं अंग स्तर का शारीरिक संगठन। मनुष्य में क्या है, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर बहुत सारे अंग मिलकर एक कार्य करते हैं। जैसे आहार नाल के साथ में ग्रंथियां कार्य करती हैं, आहार नाल के साथ में आपका यकृत ग्रंथि कार्य करता है, अग्न्याशय ग्रंथि कार्य करता है। तो ये सब मिलकर कार्य करते हैं। जब कई सारे अलग अलग अंग मिलकर किसी एक कार्य को करते हैं तब उसे हम कहते हैं अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। लेकिन जब अंग सिर्फ अंग कार्य करे किसी प्रक्रिया को, तब वहाँ पर हम अंग स्तर का शारीरिक संगठन कहते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इन जंतुओं के शरीर में चारों ओर एक क्यूटिकल की परत पाई जाती है, उपचर्म की त्वचा पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब हमारे जंतु जगत में, प्राणी जगत में 11 संघ जो आपको बताएं, उनमें से आपने पढ़ा पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा। इनमें कहीं पर भी अंग नहीं आता। क्या आता है, या तो कोशिका या तो ऊतक। यहाँ पर अंग की बात नहीं की गई थी। प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्राणी सर्वप्रथम ऐसे प्राणी हैं, प्राणी जगत के पहले ऐसे प्राणी हैं जिनमें अंग कार्य करता है। ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। तो यानी इन जंतुओं में सर्वप्रथम अंग एवं विभिन्न तंत्रों का पूर्ण विकास पाया जाता है। इसीलिए इसे जंतु जगत में अंगीय विकास सबसे पहले इसी में देखा गया। मतलब अंग का सबसे पहले विकास जंतु जगत में किसमें हुआ था, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्राणियों में। पूछा जा सकता है कि जंतु जगत में सबसे पहले अंग का विकास किस संघ के प्राणियों में हुआ था, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंतु जगत में सर्वप्रथम अंग का विकास किस संघ के प्राणियों में हुआ था, तो वो है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इनमें पाचन तंत्र अपूर्ण होता है। इनमें मुख तो पाया जाता है, माउथ मतलब मुख तो पाया जाता है, लेकिन मल द्वार नहीं होता। बाहर निकलने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है। अब बाहर जब जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे, तो इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिन्हें हम ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार नीट में पूछा जाता है। ज़्यादातर तो मिलान में दे दिया जाता है कि ज्वाला कोशिकाएं किनकी उत्सर्जी कोशिकाएं हैं, किस संघ के प्राणियों की, और भी बताएंगे, और भी आएगा। तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के प्राणियों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो उत्सर्जन का कार्य करती हैं। साथ ही साथ ये परासरण नियंत्रण का भी कार्य करती हैं। आस्मो रेगुलेशन, मतलब जल की कमी ना हो पाए उसको बैलेंस करना, जल का नियंत्रण करना किसका कार्य है, ज्वाला कोशिकाओं का। अब देखिए, इन प्राणियों में मल द्वार नहीं है, मतलब उत्सर्जन नहीं हो पा रहा, तो उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के जंतुओं में उत्सर्जन व परासरण नियमन का कार्य कौन करता है, ज्वाला कोशिकाएं यानी फ्लेम सेल्स करती हैं। फिर कुछ चपटे कृमि ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे भी चपटे कृमि हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के, कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो परपोषी से, यानी किसी भी अपने होस्ट से जहाँ पर वो रहते हैं, सीधे भोजन को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है,
ऐसा हमारे शरीर में हो सकता है। अगर हमारे शरीर में टेनिया सोलियम आया है तो यही करता है, टेनिया सोलियम हमारी आंत में पहुंच जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं, जो हमारी आंत को एब्जॉर्ब करना है, वो ये अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये था। कुछ और पॉइंट हैं जिनमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप 6वें पॉइंट में 5 पॉइंट तक आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। 6वां पॉइंट में फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। 6वें पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि संघ प्लेटी हेलमिंथेज के बहुत सारे प्राणी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं मनुष्य व अन्य जंतुओं में। तो 6वां पॉइंट आप लिखेंगे इस संघ के कई अनेक प्राणी, इस संघ के कुछ प्राणी मनुष्य व जंतुओं के शरीर में अंतःपरजीवी यानी एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। यह हो गया 6वां पॉइंट। 7वां लिख सकते हैं, इनमें श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र आदि नहीं पाया जाता। आठवां, ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट। याद रखेंगे, उभयलिंगी को क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। यानी नर व मादा पृथक नहीं होते हैं, एक ही में होता है। नर जननांग भी और मादा जननांग भी एक ही प्राणी में होता है, पृथक नहीं होते। तथा इनमें निषेचन आंतरिक होता है व विभिन्न लार्वा अवस्था पाई जाती है। विभिन्न लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लास्ट आप पॉइंट लिखेंगे प्लेनेरिया के बारे में, जो मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन की असीम क्षमता पाई जाती है। अब ये क्या होता है पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन? आप इस फिगर को बना लीजिएगा। आप यहाँ पर अगर क्लियर नहीं है तो आप गूगल से देख के बना सकते हैं। तो एक बार आप फिगर को देख लीजिए। ये प्लेनेरिया का फिगर है, जिसमें प्लेनेरिया का ये पूरा बॉडी है और इसमें यहाँ पर माउथ निकला होता है और ये जो सिरा है वो कहलाता है फायरिंग्स यानी ग्रास नली कहते हैं, जिसके द्वारा भोजन अंदर जाता है। और ये आई स्पॉट है जिसके द्वारा ये सेंस करते हैं प्रकाश की किरणों का, और जहाँ पे जाना है वो उसी की मदद से जाते हैं। ये है वेंट्रल नर्व कार्ड, जो आप रेड से लाइनिंग देख रहे हैं, ये वेंट्रल नर्व कार्ड है। ये है गैंग्लिया, जो किसी भी संवेदन को ग्रहण करता है। ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, जहाँ पर डाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब इसी प्लेनेरिया के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये प्लेनेरिया में असीम पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। मतलब कि अगर हम प्लेनेरिया को काट दें कई भागों में, तो प्रत्येक भाग, ऐसा भाग जिसमें केंद्रक का अंश होता है, वो नया प्लेनेरिया बना लेता है। इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेशन, या रीजनरेट हो जाए। मतलब कि कोई अंग है, जैसे छिपकली के पूंछ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, छिपकली का पूंछ एक बार कट जाता है तो दोबारा निकल आता है, तो वो क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेट हो जाता है।
पूंछ क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, फिर से बन जाता है। तो इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की क्षमता होती है, यानी अगर हम प्लेनेरिया को कई भागों में काट दें और प्रत्येक ऐसा भाग जिसमें केंद्रक का अंश होता है, ठीक है, अगर हम इसको 3 भाग में काट दें और प्रत्येक ऐसा भाग जिसमें केंद्रक का अंश है, तो वो डिवाइड होकर एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। इसको हम 3 भाग में, ये प्लेनेरिया है, इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो प्रत्येक भाग जिसमें केंद्रक का अंश होता है वो नया प्लेनेरिया बना लेता है, रीजनरेट हो गया। मतलब एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन गया। ठीक है, इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता, जो कि प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम इसे काट देते हैं तो प्रत्येक कटा हुआ भाग डिवाइड करके फिर से नया प्लेनेरिया बना लेता है। मतलब कह सकते हैं आज के समय का अच्छा सही है। तो ये बात बार बार पूछी जाती है कि किस में सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। नीट में स्पेशली पूछा जाता है तो प्लेनेरिया में पाया जाता है। ये था मुख्य लक्षण संघ प्लेटी हेलमिंथेस के। अब आप इसके कुछ एग्जांपल्स नोट कर लीजिए, जिनमें आपने एग्जांपल्स नोट कर लिया होगा। संघ प्लेटी हेलमिंथेस का एग्जांपल टीनिया सोलियम हो गया। टीनिया सोलियम को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, टीनिया सोलियम को टेप वॉर्म कहा जाता है। टेप वॉर्म ऐसे भी कभी कभी पूछा जाता है कि टेप वॉर्म किसे कहते हैं, तो टीनिया सोलियम को। टेप वॉर्म को हिंदी में कहते हैं फीता कृमि। फीता कृमि, आप इसका फिगर देखेंगे तो एकदम फीते की तरीके से लंबाई में दिखता है। दूसरा एग्जाम्पल है संघ प्लेटी हेलमिंथेस का, वो है लीवर फ्लूक, यकृत कृमि। यकृत कृमि, लीवर फ्लूक, इसे नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम होता है फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका इसका यकृत कृमि का साइंटिफिक नेम है और ये कॉमन नेम है लीवर फ्लूक। तीसरा एग्जांपल प्लेनेरिया। बस इतने एग्जांपल इनफ है। ये हो गया आपका संघ प्लेटी हेलमिंथेस कंप्लीट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आप सुन लीजिए, बार बार जो पूछे जाते हैं, ये सब आपको जानना है। अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे संघ प्लेटी हेलमिंथेस, जो प्लेटी हेलमिंथेस के प्राणी है वो पृष्ठ अधोदिशा यानी डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होते हैं। चपटे कृमि इसीलिए इसे कहा जाता है। जंतु जगत में सर्वप्रथम अंग का विकास इन्हीं प्राणियों में देखा गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं और आगुही होते हैं। इनमें गुहा नहीं पाया जाता। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगुही, क्योंकि सबसे अलग हो गया ना, ये आगुही होते हैं। उसके बाद इस संघ के प्राणी मनुष्य और जंतु में एंडोपैरासाइट यानी अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है ये भी पूछा जाता है। तो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन भी होता है और परासरण नियमन की प्रक्रिया भी होती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की प्लेनेरियम में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। बस संघ प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में बस इतना ही, और भाग 5 में भी बस इतना। अब जो आगे का पार्ट होगा भाग 6, उसमें मैं इसके आगे के टॉपिक जो कि होगा संघ एस्के हेलमिंथेस, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।